एवरीवन, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज यूपीएससी 2024 के लिए कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और आप मेरे चैनल पे बने रहें ऐसे ही और टेस्ट सीरीज पाने के लिए। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कथन देखते हैं। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में ये जरूर पढ़िए कि क्या पूछ रहा है, सही है या सही नहीं है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। कथन 1 में कह रहा है कि अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत के रूप में उपबंधित किया गया, जो कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख है, जो राज्यों का संघ है। तो यह गलत हो जाता है। अगला कथन है भारत संघ की अभिव्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक है। यह कथन गलत है, क्योंकि भारत संघ में केवल भारत के राज्य आते हैं, जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य, संघ शासित प्रदेश और भविष्य में भारत के द्वारा अर्जित किए गए अन्य राज्य भी शामिल हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कितने डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ना कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। आइए बढ़ते हैं दूसरे कथन की तरफ, जिसमें कहा गया है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। यह बिल्कुल सही है। बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान करना, इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। इसके अलावा 2 और डीपीएसपी के प्रावधान है जिनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उनमें से एक है जिसमें उद्योगों में कर्मकारों की भूमिका सुनिश्चित करना और पर्यावरण और वन जीवन संरक्षण करना। इन दोनों डीपीएसपी को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कितने सही हैं। तो पहला कथन है कि यदि राज्य इसका उल्लंघन करता है तो संविधान में स्पष्ट मुआवजा देने का प्रावधान किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो यह कथन गलत हो जाता है। इस दूसरा है कि इसके तहत केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध ही सुरक्षा प्राप्त हो सकती है, मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध नहीं। जबकि मेनकावाद 1978 में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इसमें मनमानी कार्यकारी कार्रवाई और विधायी कार्रवाई के दोनों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। तो यह भी गलत हो जाता है। तीसरे में उल्लेखित है कि मेनकावाद 1978 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत विधि की सम्यक प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की है। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। यह एकदम सही है, क्योंकि प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश की संख्या थी, जिसे संसद द्वारा क्रमशः बढ़ाया गया और अंतिम बार 2019 में इसको 34 कर दिया गया, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश शामिल हैं। दूसरे कथन में कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान में उल्लेखित है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला सवाल है विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो यह एक फैक्चुअल सवाल है, जिसमें चीन, वियतनाम, क्यूबा, इन तीनों देशों में एक दलीय शासन प्रणाली है, जबकि अर्जेंटीना में एक दलीय शासन प्रणाली नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3। अगला सवाल है कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो यह बोल रहा है कि यदि निजी व्यक्तियों द्वारा किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो संवैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं होते। यह गलत है, क्योंकि आर्टिकल 15 और 17 निजी और राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। तो यह कथन गलत हो जाता है। दूसरे में बोल रहा है कि कुछ अधिकार स्वप्रवर्तनीय नहीं है। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 35 में बोला गया है कि संसद कानून बनाकर इसे प्रवर्तनीय बना सकता है। अब आप बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। इसमें बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तुलना में भारतीय संविधान लिखित संघीय संविधान के अंतर्गत अधिक लचीलापन प्रदान करता है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन केवल विशेष बहुमत के साथ 2/3 राज्य। ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, क्योंकि 2/3 राज्य नहीं बल्कि आधे राज्य का अनुसमर्थन चाहिए होता है। 2/3 राज्य विधानमंडल का अनुसमर्थन अमेरिका के संविधान में चाहिए होता है, भारत के नहीं। तो यह कथन गलत हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा केवल 1। अगले सवाल में पूछ रहा है कि सप्रू रिपोर्ट 1945 संविधान के प्रमुख प्रावधानों को आकार देने हेतु भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें किस प्रावधानों की आवश्यकता पर बल दिया गया था। तो आइए देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधानों को शामिल करने पे। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरे कथन में बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गैर वादी योग्य प्रावधानों को शामिल करने में। यह भी सही है।
तीसरा कथन है कि गैर वाद योग्य मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर, तो यह गलत हो जाता है क्योंकि इसमें वाद योग्य मूल अधिकारों की बात की गई थी जबकि मूल कर्तव्यों की नहीं। मूल कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जिसमें धर्म तंत्र के बारे में पूछ रहा है कि धर्म तंत्र में क्या होता है। तो आइए कथन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि धार्मिक सिद्धांत प्रायः राजनीतिक निर्णय में मार्गदर्शन करते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। सामान्य स्थिति में राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन और प्रचार करता है, यह भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की जाती है, यह कथन गलत हो जाता है क्योंकि धर्म तंत्र में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी सभी धर्मों को नहीं प्राप्त होती बल्कि किसी विशेष धर्म को ही समर्थन और प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सत्र न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। जिला न्यायाधीश जब किसी आपराधिक मामले की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, बिल्कुल सही। सत्र न्यायाधीश किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दे सकता है किंतु मृत्यु दंड नहीं, यह गलत हो जाता है क्योंकि वह मृत्यु दंड दे सकता है। हाँ, इसकी जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, भले ही कैदी द्वारा इसकी अपील न की जाए लेकिन उच्च न्यायालय इसकी जांच करने के बाद ही मृत्यु दंड को अलाउ करता है। तो यह कथन गलत हो जाता है, इसका उत्तर होगा केवल 1। अब अगले सवाल में पूछ रहा है संविधान संशोधन और उसमें किए गए परिवर्तन कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया। यह गलत है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बनाया गया था। दूसरे में बोल रहा है कि 52वां संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल के कारण अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। तो यह भी गलत है क्योंकि इसका प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लाया गया था कि दल बदल से अयोग्य व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता है। तीसरे में बोल रहा है कि 77वां संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया। तो यह कथन बिल्कुल सही है, यह सही सुमेलित है। चौथे में 91वां संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की, यह भी बिल्कुल सही है। अधिकतम संख्या निर्धारित की है जिसमें केंद्र में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम 15% ही मंत्री बन सकते थे जितनी सदस्य क्षमता होती थी, और विधानमंडल में मुख्यमंत्री सहित 15%, जबकि विधानमंडल में न्यूनतम 12 मंत्री होने ही चाहिए, जो कि लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूनतम कितने मंत्री होने चाहिए, उसमें बस 15% का उल्लेख है। अब बढ़ते हैं अपने अगले, इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, तीसरा और चौथा सुमेलित है, पहला दूसरा सुमेलित नहीं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और लिखित संविधान के माध्यम से सरकार की शक्ति को सीमित करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधानवाद। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैन्य अभ्यास और भारत और संबंध राष्ट्र में कौन सा सही सुमेलित है। तो तर्कस संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था, बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग ईरान, यह गलत है क्योंकि ईरान के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के साथ हुआ था। तीसरे में कह रहा है कि अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट मिस्र के साथ हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। अगले सवाल में पूछ रहा है कि कौन से व्यक्ति संविधान निर्माण में क्या भूमिका निभा रहे थे। तो आइए देखते हैं कितने इसमें सुमेलित हैं। HVR अयंगर संविधान के मुख्य प्रारूपकार, लेकिन यह मुख्य प्रारूपकार नहीं अपितु संविधान सभा के सचिव थे, जबकि संविधान के मुख्य प्रारूपकार SN मुखर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ मुखर्जी थे। तो पहला और चौथा गलत हो जाता है। आइए देखते हैं दूसरा। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव संविधान के सुलेखक थे, बिल्कुल सही। सर BN राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि न्यायाधीशों के पारिश्रमिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, यह बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है, यह भी बिल्कुल सही है, जैसे कि हम सबको पता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन संबंधित राज्य की संचित निधि पर, यही हम लोग भूल करते हैं। उच्च न्यायालय का पेंशन संबंधित राज्य की संचित निधि पर नहीं अपितु केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है, जबकि उच्च न्यायालय के अन्य जो अधिकारी होते हैं उनका पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, लेकिन न्यायाधीश का पेंशन नहीं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि स्वतंत्रतावादी राजनीतिक विचारधारा किसका समर्थन करती है। तो इसका डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमित सरकारी हस्तक्षेप और अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि किन पदों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। तो बोल रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। दूसरे में बोल रहा है काम का अधिकार, इसका उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तीसरे में बोल रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल का उल्लेख भी आर्टिकल 352 में किया गया है। तो ये पूछा है कि किसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछ रहा है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। तो इसमें बोल रहा है वर्षा जल का संचयन करना, यह बिल्कुल सही है, इसकी अनुमति है। जैविक खेती करना, इसकी भी अनुमति है। जबकि आरा मिलों की स्थापना करना और लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग करना, इसको अनुमति नहीं दी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। 19 नंबर सवाल पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कि मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस मीरा संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के साथ साथ शुरू किया गया। तो यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि यह G20 में की एक पहल है। मीरा का सचिवालय दिल्ली में स्थित होगा, यह बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगले सवाल में बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि डीपीएसपी का विचार सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। यह गलत है क्योंकि डीपीएसपी का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, जबकि सोवियत संघ से मूल कर्तव्य का विचार लिया गया था। और जो प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, इसका विचार भी सोवियत संघ से लिया गया था। ऑप्शन बी बोल रहा है कि यह भारत सरकार अधिनियमित 1935 में उल्लेखित निर्देशक तत्वों के समान है। यह बिल्कुल सही है। सी में बोल रहा है कि इनका उल्लंघन किए जाने पर न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू किया, जैसे हम सबको पता है कि यह गैर वादी योग्य है, अर्थात कानूनी रूप से लागू किए जाने योग्य नहीं है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि चंपकम द्वैराजन वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद द्वारा डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया। यह कथन गलत है क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन वाद में किया था, न कि चंपकम द्वैराजन वाद में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिसमें पूछा गया कि हाल ही में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई नामक भारतीय भुगतान प्रणाली और इसके समकक्ष पे नाउ को दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धी दर पर त्वरित प्रेषण को सक्षम बनाने के लिए आपस में जोड़ दिया गया। पे नाउ निम्नलिखित में से किस देश की भुगतान प्रणाली? तो यह फैक्चुअल सवाल है। पे नाउ सिंगापुर की भुगतान प्रणाली है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है? संघीय सरकार मतलब जिसमें शक्ति का पृथक्करण किया गया हो, कहीं किसी एक के पास केंद्रीय शक्ति न हो। तो इसमें लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी संप्रभुता, ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चन्ना पटना खिलौना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो यह बोल रहा है कि ये एक विशेष प्रकार के खिलौने हैं जिसका निर्माण कर्नाटक में किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। दूसरे में कह रहा है कि इस खिलौने को बनाने के लिए कारीगर आइवरी वुड का प्रयोग करती है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें पूछ रहा है कि क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी की गई सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट क्या मापती है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन के कारण किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ने वाला प्रभाव, यह गलत है। ऑप्शन बी, चरम मौसमी दशाओं के कारण विश्व भर में मानव निर्मित संरचनाओं के लिए उत्पन्न खतरे को, यह भी गलत है। ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन हेतु देशों द्वारा अपने सकल घरेलू उत्पाद में बजट आवंटन के प्रतिशत को, यह भी गलत है। ऑप्शन डी, विश्व भर में मानव निर्मित संरचनाओं के कारण प्राकृतिक पर्यावरण के लिए उत्पन्न खतरे को, यह बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें सरकार का स्वरूप और उसकी विशेषता बताई गई है और पूछ रहा है कि इसमें से कितने युग सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं। अल्पतंत्र, अत्यधिक शक्तिशाली लोगों के एक छोटे समूह द्वारा शासन, यह बिल्कुल सही दिया है। सर्वसत्तावाद, व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं को सत्ता के अधीन करने का प्रयास करना, यह भी बिल्कुल सही है। अराजकता में सरकार की अनुपस्थिति होती, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी तीनों युग सही सुमेलित है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कथन और कथन 2 दिया गया और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है और क्या यह व्याख्या करता है या नहीं करता। तो आइए देखते हैं। कथन 1 कह रहा है कि निवेशकों को बाजार की अस्थिरता और शेयर की कीमत में असामान्य परिवर्तनों से बचाने के उद्देश्य से सेबी और एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिभूतियों पर अतिरिक्त निगरानी तंत्र लागू किया जाता है। कथन 1 बिल्कुल सही है। जबकि कथन 2 में कह रहा है कि अतिरिक्त निगरानी तंत्र एएसएम के तहत प्रतिभूतियों की शार्ट लिस्टिंग को संबंधित कंपनी या इकाई के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई माना जाता है। प्रतिकूल कार्रवाई नहीं माना जाता है बल्कि निगरानी में रखा जाता है। तो यह कथन हो जाता है गलत। तो इसका उत्तर होगा कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला वीरोवरी हार्टेरिया क्या है? तो एक विषाणु भक्षी जीव है। अभी हाल में ही वैज्ञानिकों ने विषाणु भक्षी जीव को खोजा है जो वायरस का भक्षण करता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये वायरस को खाता है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें पूछ रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत कितने प्रावधान सही दिए हैं। तो बोल रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक प्रत्येक विधेयक ब्रिटिश क्राउन के वीटो के अधीन किया गया था। यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसको 1935 के प्रावधान में प्रत्येक विधेयक पर ब्रिटिश क्राउन अपना वीटो लगा सकता था। दूसरे में बोल रहा है कि प्रांतीय विधानमंडलों के क्षेत्राधिकार का विस्तार पुलिस व्यवस्था पर किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरे कथन में बोल रहा है कि इसमें प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया और संपूर्ण प्रशासन विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी तीनों।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें पूछ रहा है कितने भारतीय संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर हो सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है, किंतु मतदान प्रतिशत नहीं हो सकता, क्योंकि मूल कर्तव्य में मतदान का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। तो इसका हो जाएगा केवल 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें कथन दिया गया है और पूछा गया कि कौन सा कथन सही है और क्या वह सही व्याख्या करता है। आइए पढ़ते हैं। कथन 1 दिया है, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन हेतु आधे राज्य के अनुसमर्थन के साथ संविधान संशोधन की आवश्यकता। यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि आधे राज्य की अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है। दूसरे में दिया है कि अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के बीच संघीय संबंधों में संपर्क, सहयोग और समन्वय हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। तो इसका होता है कथन 1 गलत है, किंतु कथन 2 सही है। अब आते हैं 31 क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा है कि प्रथम अनुसूची में किन किन संविधान संशोधनों द्वारा परिवर्तन किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। 1956 के पहले भारत में जितने राज्य थे उनको ABCD कैटेगरी में रखा गया था, जबकि जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ तो फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो इसके लिए प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ। इसमें गोवा, दमन, दीव इन लोगों को भारत में शामिल किया, तो ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुए, तो इसकी वजह से भी प्रथम अनुसूची में परिवर्तन हुए। 35वें संविधान संशोधन में प्रथम अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में लाया गया था। 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को एक राज्य के रूप में भारत में मिला लिया गया, जिससे प्रथम अनुसूची में परिवर्तन हुआ, तो यह गलत हो जाएगा। चौथे में दिया है 100वां संविधान संशोधन। तो इसमें बांग्लादेश को कुछ एरिया दिया गया और बांग्लादेश ने भारत को कुछ एरिया दिया, तो इसके लिए प्रथम अनुसूची में किया गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में सीमा कुछ एरिया बांग्लादेश को सौंपे गए, तो प्रथम अनुसूची में इसमें किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3, 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। भारत के संविधान द्वारा स्थापित संघीय प्रणाली में निम्नलिखित विषयों में कौन सा संघ सूची में शामिल है। तो नागरिकता, बीमा, जनगणना, यह तीनों संघ सूची का विषय है। इस समय वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, जिसपे सिर्फ संघ ही नियम बना सकती है। अब आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 33। सुमंग लीला निम्नलिखित राष्ट्रों में से किससे संबंधित है। सुमंग लीला एक त्यौहार है जो मणिपुर में मनाई जाती है। इसमें महिलाओं का, और एक थिएटर है जिसमें महिलाओं का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जो महिला थिएटर है उसमें पुरुषों का जो कैरेक्टर होता है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो एक रंगमंच है जो मणिपुर में मनाया जाता है। कहा जाता है कि मेइती समुदाय का जो लामजाओ त्यौहार है उससे इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में सुर्खियों में अप नेक्स्ट इंडिया 2023 इवेंट एक पहल है। तो यह परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की एक पहल है, जिसमें निर्यात को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। बेरूबारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती और LIC ऑफ इंडिया वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली में विधायी निकाय में सीटें किस प्रकार आवंटित की जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुपात के आधार पर। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होगी मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी ताकि समय कम लगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल सदस्य संख्या पदावली का तात्पर्य सदस्यों की उस समस्त संख्या से है जिससे सभा स्वनिर्मित हो, चाहे किसी भी कारण से कुछ रिक्तियां या अनुपस्थितियां हो। यह बिल्कुल सही है। कथन 2 कह रहा है उपस्थित और मतदान पदावली का तात्पर्य उन सदस्यों से है जो समर्थन में अथवा विरोध प्रकट करने के लिए मतदान करते हैं अथवा मतदान से परहेज करते हैं। तो यह गलत है, क्योंकि जो मतदान से परहेज करते हैं उनको उपस्थित और मतदान पदावली के तात्पर्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए, संविधान न्यायिक समीक्षा को उच्चतम न्यायालय की उस शक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय सरकार के कार्यों का परीक्षण करता है और यह निर्धारित करता है कि वे संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं। ऑप्शन बी, केवल भारत का उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है, नहीं, उच्च न्यायालय भी कर सकता है। भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। यह बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त है। यह कथन गलत है, क्योंकि छूट प्राप्त नहीं है। अगर वो मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा तो उसको हटाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बोल रहा है कि बसवन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कितने सही हैं। वह कलचुरी वंश के राजा बिज्जल प्रथम के शासनकाल में एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही। उन्होंने शरण आंदोलन की अध्यक्षता की जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल थे, यह कथन भी सही है। उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा के लिए एक नई सार्वजनिक संस्था अनुभव मंडप की शुरुआत की, यह भी सही है। तो सभी तीनों कथन सही है। अनुभव मंडप के आधार पर ही अभी जब G20 का सम्मेलन हुआ था तो भारत मंडप बनाया गया था। अब बढ़ते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कौन से देशों में संवैधानिक राजतंत्र है। इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। कनाडा, थाईलैंड, नॉर्वे, इन तीनों में संवैधानिक राजतंत्र है।
क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। इस संदर्भ में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किन गतिविधियों तक विस्तारित नहीं है? अभियुक्त से डीएनए के सैंपल प्राप्त करना, अभियुक्त की आवाज के सैंपल प्राप्त करना, अभियुक्त के शारीरिक अंगों का अनिवार्य प्रदर्शन, भौतिक विषयों का आवश्यक उत्पादन। इन चारों में इस आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार में गतिविधियों तो विस्तार नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले क्वासी क्रिस्टल के निम्नलिखित में कौन से अनुप्रयोग है? सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वासी क्रिस्टल क्या होते हैं। जैसे जो क्रिस्टल होते हैं उनमें पदार्थों के अणुओं का दोहराव होता है, जबकि क्वासी क्रिस्टल में वो दोहराव एकदम फिक्स नहीं होता कि अभी हो रहा है, अभी वो बीच में कुछ रिक्त स्थान होंगे, फिर दोहराव होगा, फिर मतलब वो कोई पैटर्न निर्धारित नहीं होता, जबकि क्रिस्टल में पैटर्न निर्धारित होता है। तो इसका अनुप्रयोग नॉन स्टिक फ्राई पैन, एक्यूपंक्चर के लिए इस्तेमाल होने वाली सुई और रेजर ब्लेड इन सभी में किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी 3। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कोई जन्म संग्रह नहीं हुआ है। यह कथन गलत है, क्योंकि जूनागढ़ का भारत में विलय जन्म संग्रह के द्वारा ही किया गया था। कथन 2 में कह रहा है भारत के संविधान में जन्म संग्रह के पक्ष या विपक्ष में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तो कथन 2 बिल्कुल सही है, इसका उत्तर हो जाएगा 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में 2023 के बजट में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नदी प्रदूषण की रोकथाम हेतु अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने का एक कार्यक्रम है। यह गलत है, क्योंकि यह पर्यावरण मंत्री द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जो देश भर में स्वच्छ पौध केंद्रों की स्थापना करेगा। यह बिल्कुल सही है। स्वच्छ पौध केंद्रों की स्थापना से जो समय ज़्यादा लगता था, जैसे किसी भी पौधे को जब विदेश से आयात किया जाता था तो उसको 2 महीने तक क्वारंटाइन रखा जाता था, 2 साल तक क्वारंटाइन रखा जाता था, जबकि अगर स्वच्छ पौध केंद्र भारत में स्थापित हो जाएंगे तो जो क्वारंटाइन की अवधि है वो मात्र 6 माह रह जाएगी। तो इससे समय की बचत होगी, तो इसलिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, भाग 4 में शामिल निदेशक तत्वों के अलावा संविधान के अन्य भागों में कुछ अन्य निदेशक तत्व भी शामिल हैं। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में शामिल नहीं है? तो सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे, यह आर्टिकल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन 335 या 336 है, तो यह डीपीएसपी में शामिल नहीं है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान कर, इसका आर्टिकल 350A है, तो यह भी डीपीएसपी में शामिल नहीं है। तीसरा है हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना है, आर्टिकल 351, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 3। क्वेश्चन नंबर 46, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले शेंगेन जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि शेंगेन जोन क्या होता है। शेंगेन जोन वह है जैसे ईयू के सदस्य या जो भी शेंगेन जोन में शामिल होंगे वो एक दूसरे के सीमा पार आसानी से आ जा सकते हैं। उनके लिए कोई सिक्योरिटी या फिर कोई वीजा पासपोर्ट इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अपने देश में भ्रमण करते हैं वैसे ही उस देश में भी जाके अपना जो भी काम है वो करके अपने देश वापस आ सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि इस क्षेत्र का नाम लग्जमबर्ग के एक छोटे से गांव के नाम पर रखा गया, तो यह बिल्कुल सही है। यूरोपीय संघ के सदस्य और गैर यूरोपीय संघ दोनों शेंगेन जोन का हिस्सा हो सकते हैं, तो यह भी दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगले सवाल में वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य पूछ रहा है, तो इसमें दिया है सेंतुरुड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य केरल, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकापुरा भेड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, यह भी सही सुमेलित, जबकि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में, ना कि तमिलनाडु में। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम ऊपा यूएपीए 1967 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों पर आरोप लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही। यह केवल भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किए गए अपराधों पर लागू होता है? नहीं, यह भारत के बाहर भी किए गए अपराध पर लागू होता है, तो यह गलत हो जाएगा। ऐसे मामलों की जांच पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर के रैंक अधिकारियों द्वारा किया नहीं, इसकी जांच इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी या एसीपी रैंक के अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, एएसपी होना जरूरी नहीं। अब बढ़ते, इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। इससे पूछा कितने सही हैं। तो पहले तो संविधान 26 नवंबर 1949 को नहीं, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दूसरे में है उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, यह बिल्कुल सही है। तीसरा है भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत की संविधान सभा भंग कर दी गई, यह गलत कथन है, क्योंकि भारत की संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी जब तक पहला चुनाव नहीं हो गया, तो इसका हो जाएगा केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 50, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया, यह बिल्कुल सही है। इसके तहत कार्यों का कोई पृथक्करण नहीं किया गया। भारत के शासन के सभी अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिल में नहीं है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तावना में न्याय शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है।
अनुपातिक न्याय को केवल सामाजिक और आर्थिक न्याय परिलक्षित करता है, न कि राजनीतिक न्याय। तो यह कथन गलत हो जाएगा। कथन 2, आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर व्यक्तियों के बीच गैर भेदभाव को परिलक्षित करता है। तो यह सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, नहीं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा। दूसरे में पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद की सिफारिश पर केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि प्रख्यात न्यायविद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है। तो यह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की कोई पात्रता नहीं है। तो यह भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 53, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए कितने सही हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, नहीं यह USSR जो वर्तमान में रूस है उससे प्रेरित है। दूसरे में कह रहा है कि संविधान की व्याख्या में सहायक रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। यदि किसी विधि का उद्देश्य मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाना है तो इस विधि को अनुच्छेद 14 के तहत न्याय संगत माना जा सकता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 कथन सही है। तो ऑप्शन बी केवल 2। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कथन दिया गया है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो आइए पढ़ते हैं। कथन 1, 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के आदान प्रदान को लागू करने हेतु पारित किया गया था। ऐसे विवादों के समाधान हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो कथन 1 तो सही है, किंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अनुच्छेद 3 बस भारतीय राज्य की सीमा में या फिर नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी विदेशी राज्य से सीमा का आदान प्रदान या क्षेत्र का आदान प्रदान करना है तो उसके लिए संशोधन आवश्यक है, जिसको 368 के तहत करना है। तो ये गलत है। तो इसका हो जाएगा कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कितने सही हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही। यह कहा जाता है कि ब्रिटिश की संसद बस जेंडर छोड़ के बाकी सब चीज़ें बदल सकती है। दूसरे कथन में है कि ब्रिटेन के विपरीत भारत में ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है। यह कथन भी सही है। तीसरे कथन में बोल रहा है कि ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के कार्यालय कार्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। यह गलत है। ब्रिटेन में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के कार्यालय कार्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है, जबकि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें बोल रहा है कि वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय समावेशन कार्य योजना का मुख्य कार्यान्वयन संगठन। यह गलत है। दूसरे में बोला भारत और इटली 2024 से 3 वर्षों के लिए GPFI के नए सह अध्यक्ष होंगे। यह बिल्कुल सही है। अभी तक रूस और इटली सह अध्यक्ष थे, जो 2021 से 2023 तक की उनकी सह अध्यक्षता का टेन्योर था। अब 2024 से 2027 तक भारत और इटली का रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। अब आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 57, अल्ट्रा वायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट अल्ट्रासैट एक स्पेस टेलीस्कोप मिशन है जो विशाल दृश्य क्षेत्र वाली परावैंगनी विशाल है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे इजराइल स्पेस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया, लेकिन इसको नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें बोला जा रहा है कि W20 मतलब वुमेन 20 G20 के अंतर्गत एक आधिकारिक भागीदारी समूह है जो भारत की अध्यक्षता के दौरान स्थापित इसकी एक पहल थी। यह भारत की अध्यक्षता के समय नहीं, अपितु इंडोनेशिया की अध्यक्षता के समय स्थापित पहल थी। दूसरे कथन में बोल रहा है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लैंगिक विचारों को G20 चर्चाओं में शामिल किया जाए। तो यह बिल्कुल सही है। तो कथन 1 गलत है, किंतु कथन 2 बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की प्रतिक्रिया में जर्मनी द्वारा 2022 में आरंभ की गई एक पहल थी। यह गलत है। इसको शायद 1962 या 63 में स्टार्ट किया गया था, जब शीत युद्ध हुआ था। यह सम्मेलन केवल सैन्य मुद्दों पर केंद्रित नहीं। प्रारंभ में तो यह केवल सैन्य मुद्दों पर केंद्रित थी, लेकिन बाद में इसको अन्य मुद्दों पर भी प्रसारित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कथन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति न केवल उस देश का नागरिक होता है बल्कि उस राज्य विशेष का भी नागरिक होता है जहाँ वह रहता है। तो यह बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। सभी संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। यह गलत है, क्योंकि भारत भी संघीय राज्य है, संघीय देश है, लेकिन यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। तो कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 3 भारत में नागरिकता संबंधित है। गलत है। भाग 2 भारत में नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। दूसरे में कह रहा है कि संविधान उन लोगों की पहचान करता है जो इसके लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने थे। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। रूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, बेलारूस। उपयुक्त में से कितने देश सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO के सदस्य हैं? तो इसमें से CSTO के सदस्य रूस है, कजाकिस्तान है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 4।
और इसके 2 अन्य सदस्य भी हैं जिनमें तजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। उज्बेकिस्तान 2016 में CSTO से अलग हो गया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना आवश्यक है, बिल्कुल सही। इसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी शामिल है, अभी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है कि भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कितने सही हैं। तो उसे एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकार नहीं होगा, सही है। उसे लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का अधिकार नहीं होता, बिल्कुल सही। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने के लिए अहर होगा, यह गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें पूछ रहा है कितने देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल, इसमें सभी तीनों में अध्यात्मक है, इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में नागरिकता अधिकारों से संबंधित असम समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो इसके अनुसार 1 जनवरी 1966 से पूर्व असम में आए सभी व्यक्तियों को उनके गृह देश भेज दिया जाएगा, यह गलत है। इसके अनुसार 1 जनवरी 1966 से पूर्व असम में आए सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिक स्वीकार किया जाएगा। इस पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हस्ताक्षर हुआ था, नहीं, इसको राजीव गांधी के समय हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका हो जाएगा न तो 1 न तो 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो नागरिकों को लोक मतों के माध्यम से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। यदि कोई न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो वो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली सबसे उपयुक्त रीट है। यह विधायी निकाय और निजी व्यक्तियों और निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस रीट का वर्णन किया गया है। तो यह किया गया उत्प्रेषण का। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है कि मेरे समक्ष प्रस्तुत करना, मतलब अगर किसी को हिरासत में लिया गया है तो न्यायालय यह रीट निकाल सकता है। तो इसमें 24 घंटे के अंदर जिसको हिरासत में लिया गया उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। परमादेश में अगर कोई विभाग या अधिकारी अपना कार्य नहीं कर रहा तो उच्चतम न्यायालय आदेश देता है कि आप अपने कार्य को करें। और अधिकार परीक्षा में वो किसी को जो अपने कार्य क्षेत्र से अलग हटकर कार्य करता है, जो असंवैधानिक है, उसको रोकता है कि भाई आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69, संविधान का शेष भाग पहले ही अधिनियमित हो जाने के बाद संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना अधिनियमित की गई थी, सही है। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया संविधान के अनुरूप तैयार किया गया था, यह भी सही है। तो इसका होता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 70, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो हम लोग को बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इस आइए ऑप्शन देखते हैं। गढ़पूर्ति न होने की स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों जैसा कोई भी पदावली उच्च न्यायालय के संदर्भ में नहीं है, अपितु उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में। तो यह ऑप्शन गलत हो जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यह भी गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, अपितु मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श पर किया जाता है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह भी गलत है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति विशिष्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है, ये बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाती है, गलत है क्योंकि यह निजी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास की शर्त आरोपित नहीं कर सकती है, ये गलत है क्योंकि संसद आरोपित कर सकती है। न्यायालय आरक्षण या पदोन्नति प्रदान करने के लिए परमादेश रीट जारी नहीं कर सकता, यह बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 72, चेराई देव मोइदमन को असम के पिरामिड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें अहोम राजाओं और रानियों का पवित्र कब्र है, यह बिल्कुल सही है। इसको अहोम वंशी राजाओं की मूल राजधानी चेराई देव शहर में बनाया गया, तो यह भी सही है। चेराई देव शहर की स्थापना अहोम राजवंश के संस्थापक छोलुंग सुक्पा ने की थी, तो यह भी कथन बिल्कुल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें पूछा है कि नोरो वायरस का एक वायरल संक्रमण है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यह कथन गलत है क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है, जठरांत्र को प्रभावित करता है, तो यह कथन गलत है। कथन 2, यह वायरस कम तापमान पर जीवित रह सकता है और यह अत्यधिक संक्रामक, यह बिल्कुल सही है। तो हो जाए इसका उत्तर होगा कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व में प्रतिनिधि लोकतंत्रों के संदर्भ में गेरीमैंडरिंग शब्द का तात्पर्य क्या है। तो गेरीमैंडरिंग शब्द का तात्पर्य है कि अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जिले की सीमाओं में परिवर्तन करना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, तो इसमें वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र और उसका परिभाषा दिया, हम लोग को बताना है इसमें कौन सा सुमेलित है। तो विवाचन आर्बिट्रेशन, इसमें दिया कि यह एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है, तो यह गलत है क्योंकि विवाचन एक गैर बाध्यकारी नहीं अपितु बाध्यकारी है। दूसरा दिया गया समझौता, यह एक बाध्यकारी प्रक्रिया जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है, तो यह भी गलत है, समझौता गैर बाध्यकारी।
तीसरा है बातचीत, एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया जिसमें किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना विवाद का समाधान किया जाता है। नेगोशिएशन, तो यह बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर जो केवल एक युग्म सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की स्वीकृति अनिवार्य है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह नमूना पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करके जन्म दर और मृत्यु दर का अनुमान जारी करता है। तो यह तीनों कथन बिल्कुल सही है, इसका उत्तर जगह सभी तीन। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। यह गलत है, भारत में प्रत्येक राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अभी भी भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, जबकि भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 8 है। तो यह कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। कथन 2, भारत के संविधान में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो यह कथन बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कम्युनिकेशन हॉटलाइन का पद सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह है विभिन्न देशों में सरकार के प्रमुखों के बीच संचार हेतु एक विशेष और सीधी फोन लाइन। और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कितने प्रावधान सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करते हैं? तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तो सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि मूल कर्तव्य 5वीं अनुसूची ऐसा नहीं करते। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में सुर्खियों में रहे जयपुर घोषणा पत्र का क्या उद्देश्य है? तो जयपुर घोषणा पत्र रेलवे संगठनों की रक्षा एवं सुरक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरपीएफ और यूसीआई का एक संयुक्त पहल है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, उच्चतम न्यायालय के स्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आइए देखते हैं। संविधान में दिल्ली को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित किया गया है। संविधान भारत के राष्ट्रपति को किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करने का अधिकार देता है। किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करने का प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। कोई भी न्यायालय किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करने के लिए राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को कोई निर्देश नहीं दे सकता। तो इसमें ऑप्शन बी जो है, संविधान भारत के राष्ट्रपति को किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करने का अधिकार देता है, यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान भारत के राष्ट्रपति को नहीं अपितु भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार देता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता दिवस तक प्रभावी रहने वाला एक अंतरिम संविधान लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभुत्व विधायी निकाय बना दिया। तो इस अधिनियम के अनुसार संविधान सभा को तो पूर्णतः संप्रभुत्व विधायी निकाय बना दिया गया, किंतु स्वतंत्रता दिवस तक भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान लागू हुआ, न कि 1947। तो कथन एक गलत है, 2 सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किन देशों में लिखित संविधान है? तो इसमें पूछा इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो इजराइल में नहीं है, जबकि अमेरिका और फ्रांस दोनों में लिखित संविधान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 84, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कोई गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन हेतु विधेयक पुनः स्थापित कर सकता है, यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, संविधान संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती, यह भी बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करने हेतु दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, यह गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित निम्नलिखित निर्देशक तत्वों पर विचार कीजिए और बताइए कितने गांधीवादी विचारधारा पर आधारित। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यह समाजवादी है। ग्राम पंचायतों का गठन यह गांधीवादी विचारधारा है। सभी कर्मकारों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, तो यह सभी समाजवादी है। केवल 2 ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी विचारधारा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 86, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एफआईआर और चार्जशीट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, एफआईआर एक प्रारंभिक रिपोर्ट है, जबकि चार्जशीट अंतिम रिपोर्ट, यह बिल्कुल सही है। एफआईआर को जांच अधिकारी द्वारा, जबकि चार्जशीट को अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाया, यह गलत है, यह उल्टा दिया हुआ है। एफआईआर को पीड़ित व्यक्ति द्वारा, जबकि चार्जशीट को जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है। एफआईआर को पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है, जबकि चार्जशीट को न्यायालय में दाखिल किया, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 सही है। अब अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सवाल नंबर 87, अधिकार परीक्षा रीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पहले भी हम लोग अधिकार परीक्षा रीत के संदर्भ पर चर्चा कर चुके हैं, तो इसको ऐसे ही देखते हैं। इसे किसी सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। इसकी मांग किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जरूरी नहीं कोई पीड़ित व्यक्ति। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, ये मैं बताना उस समय भूल गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित अमृत धरोहर योजना का लक्ष्य है। तो अमृत धरोहर योजना का लक्ष्य है आर्द्र भूमि परितंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदाय के मूल्यों को बढ़ावा देना, जबकि ये 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों की स्थापना गोवर्धन योजना के तहत वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना पीएम प्रणाम के तहत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में नागरिकता के संदर्भ में नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों में कौन सा शामिल है?
तो जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण, क्षेत्र का समाविष्ट करने का, तो ये सारे आधार शामिल है। तो 1 2 3 4 5 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित मूल अधिकारों पर विचार कीजिए और बताइए कितने मूल अधिकार भारत के नागरिक और विदेशी दोनों के लिए। तो विधि का समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 यह दोनों के लिए उपलब्ध है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण यह भी दोनों के लिए उपलब्ध है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यह भी दोनों के लिए उपलब्ध है। धार्मिक कार्य प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 यह भी दोनों के लिए उपलब्ध है। जबकि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 4। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अनुच्छेद उपलब्ध है जिसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, वंश आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्राप्त है। जबकि आर्टिकल 16 में राज्य लोक नियोजन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। और आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो इसमें केवल 4 भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें पूछ रहा है कि वायसराय कैनिंग ने केंद्रीय परिषद में 3 भारतीय अर्थात बनारस के राजा, पाटियाला के महाराजा और समधीरकर राव को मनोनीत किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पहली बार कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को शामिल किए जाने का प्रावधान। तो यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित संवैधानिक विशेषताओं पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सी भारत के संविधान के तहत प्रदान की गई संसदीय सरकार की आवश्यक विशेषता है। तो संसद की संप्रभुता का सिद्धांत, संसदीय सरकार यह गलत है। इसमें संविधान की संप्रभुता होता है। नाम मात्र की कार्यकारी की उपस्थिति सही है। संसद के निचले सदन का विघटन यह भी सही है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 93, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष संगठन है। सही है। समुद्री उत्पादों के साथ साथ अधिकांश कृषि उत्पाद अपेडा के अंतर्गत आते हैं। यह कथन गलत है क्योंकि समुद्री उत्पादों का निर्यात या जो भी हो वो MPEDA के अंतर्गत आता है, न कि APEDA के अंतर्गत। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किन्हें सामान्य तौर पर नागरिक का कर्तव्य माना जाता है। देश की रक्षा करना, करों का भुगतान करना, इन दोनों को तो नागरिक का कर्तव्य माना जाता है, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व रखना नागरिक का कर्तव्य नहीं माना जाता। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 2। अब बढ़ते अगले सवाल नंबर 95 पे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। तो इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 96, नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो यदि कोई नागरिक पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में 2 वर्ष के लिए कैद हो गया हो, यह सही है। यदि कोई नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से लगातार रह रहा हो, यह भी सही है। यदि किसी नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनादर जताया तो यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 3। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रोजेक्ट 39A किससे संबंधित है। तो यह आपराधिक सुधार समर्थक समूह से है। इसको दिल्ली में उपस्थित विधि विश्वविद्यालय द्वारा इसको निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 98, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय के किसी भी निर्णय की जानबूझकर अवहेलना करना आपराधिक अवमानना नहीं अपितु दीवानी अवमानना है। तो यह कथन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जब कोई निजी नागरिक किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला शुरू करना चाहता है तो भारत के महान्यायवादी की सहमति अनिवार्य होती है। बिल्कुल सही है। वर्तमान में न्यायालय की अवमानना से निपटने के लिए कोई पृथक विधिक कानून नहीं है। यह गलत है। न्यायालय अवमानना कानून 1977 बना हुआ है। तो इसका हो जाएगा केवल 1। इसमें पूछ रहा है कितने कथन सही है। तो इसमें केवल 2 है, तो यही केवल 1 कथन सही है। और क्वेश्चन नंबर 99, इसमें कथन दिया हुआ है। तो आइए कथन देखें। फजल अली आयोग ने सैद्धांतिक रूप से एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि आयोग का मानना था कि भारत की एकता और अखंडता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो कथन 1 सही है जबकि कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 बिल्कुल सही है। तो आइए बढ़ते अपने आज के अंतिम सवाल पे। सवाल नंबर 100, निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए और बताइए कि संविधान सभा में कौन कौन महिला थी। तो सुचिता कृपलानी, उषा मेहता नहीं थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल नहीं थी, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एनी मस्करी, यह भी संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी, जिनमें से सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और बहुत सारी विजयलक्ष्मी पंडित, इन सब लोगों में बहुत सारी महिला सदस्य थी, जबकि उषा मेहता और कैप्टन लक्ष्मी सहगल सदस्य नहीं थी। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। धन्यवाद।